नीलकंठ। लेखक महादेवी वर्मा। प्रयाग जैसे शांत और सांस्कृतिक आश्रम नगर में नखास कोना एक विचित्र स्थिति रखता है। जितने दंगे फसाद और छुरे चाकूबाजी की घटनाएं घटित होती हैं, सबका अशुभारंभ प्रायः नखास कोने से ही होता है। उसकी कुछ और भी अनोखी विशेषताएं हैं। घास काटने की मशीन के बड़े चौड़े चाकू से लेकर फरसा, कुल्हाड़ी, आरी, छुरी आदि में धार रखने वालों तक की दुकानें वहीं हैं। अर्थात गोठीले चाकू छुरी को पैना करने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आँखों का सरकारी अस्पताल भी वहीं प्रतिष्ठित है। शत्रु मित्र की पहचान के लिए दृष्टि कमजोर हो तो वहाँ ठीक कराई जा सकती है, जिससे कोई भूल होने की संभावना न रहे। इसके अतिरिक्त एक और अस्पताल उसी कोने में गरिमापूर्ण ऐतिहासिक स्थिति रखता है। आहत मुर्मुष व्यक्ति की दृष्टि में यह विशेष सुविधा है। यदि अस्पताल के अंतःकणों में स्थान न मिले, यदि डॉक्टर, नर्स आदि का दर्शन दुर्लभ रहे, तो बरामदे, पोर्टिको आदि में विश्राम प्राप्त हो सकता है। और यदि वहाँ भी स्थान अभाव हो, तो अस्पताल के कंपाउंड में मरने का संतोष तो मिल ही सकता है। हमारे देश में अस्पताल साधारण जन को अंतिम यात्रा में संतोष देने के लिए ही तो है। किसी प्रकार घसीट कर, टांग कर उस सीमा रेखा में पहुंचा आने पर बीमार और उसके परिचारिकों को एक अनिर्वचनीय आत्मीय सुख प्राप्त होता है। इससे अधिक पाने की न उनकी कल्पना है, न मांग। कम से कम इस व्यवस्था ने अंतिम समय में मुख में गंगाजल, तुलसी, सोना इत्यादि डालने की समस्या को सुलझा ही दी है। यहाँ मत्स्य क्रय विक्रय केंद्र भी है और तेल फुलेल की दुकानें भी। मानो दुर्गंध सुगंध में समरसता स्थापित करने का अनुष्ठान है। पर नखास कोने के प्रति मेरे आकर्षण का केंद्र उपर्युक्त विशेषताएं नहीं है। वस्तुतः वह स्थान मेरे खरगोश, कबूतर, मोर, चकोर आदि जीव जंतुओं का कारागार भी है। अस्पताल के सामने की पटरी पर कई छोटे छोटे घर और बरामदे हैं, जिसमें ये जीव जंतु तथा इसके कठिन हृदय जेलर दोनों निवास करते हैं। छोटे बड़े अनेक पिंजरे बरामदे में और बाहर रखे रहते हैं, जिनमें 2 खरगोश के रहने के स्थान में 25 और 4 चिड़ियों के रहने के स्थान में 50 भरी रहती हैं। इन छोटे जीवों को हंसने रोने के लिए भिन्न ध्वनियाँ नहीं मिली हैं, अतः इनका महाकलरव, महाक्रंदन भी हो तो आश्चर्य नहीं। इन जीवों के कष्ट निवारण का कोई उपाय न सूझ पाने पर भी मैंने अपने आप को उस ओर जाने से नहीं रोका। किसी पिंजड़े में पानी न देखकर उसमें पानी रखवा देती हूँ। दाने का अभाव हो तो दाना डलवा देती हूँ। कुछ चिड़ियों को खरीदकर उड़ा देती हूँ। जिनके पंख काट दिए गए हैं उन्हें ले आती हूँ, परंतु फिर जब उस ओर पहुँच जाती हूँ, सब कुछ पहले जैसा ही कष्टकर मिलता है। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुँचाकर लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोश की दुकानों का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसे मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य के परिचय होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची।
जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। मोर है ये मान लेना कठिन था। पिंजड़े इतने संकीर्ण थे कि पक्षी शावक जाल के गोल फ्रेम में कसे जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। ईमान कसम गुरुजी, चीड़ी मार ने मुझे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। बारहा कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोरों की कोई खासियत भी है जो इतनी कीमत ही मांगने चला। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैं वहाँ छोटा पिंजरा कार में रख कर चली तो मानो वह जाली के चौखट का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों को छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं? है तो पक्षी ही, और तीतर बटेर क्या लंबी पूंछ न होने के कारण उपेक्षा योग्य पक्षी हैं? चिढ़ा देने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े में से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की कटोरों को अपनी नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर मेरी मेज पर और कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लग गए। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रखने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इस नवांगतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसकी शोध का क्या परिणाम होता ये अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो सर्वथा अपरिचित पंछियों का अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि से ऐरे गहरे मेरे मेज को अपना सिंहासन बना ले, ये स्थिति चित्रा जैसे अभिमानिनी के लिए असह्य ही कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लग गया, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो कि मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नव आगंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कतहूल जगाया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लग गए। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लग गए। ताम्रचूड़ झूले से उतरकर और दोनों पंखों को फैलाकर शोर करने लग गए। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसे ही क्रमशः और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिक की कलगी और सघन, ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आँखों में इंद्रनील की नीलाभ श्रुति छलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लग गई। दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लग गए। पूंछ लंबी हुई और उन पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसकी गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नाच कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था
उसका अनुभव देखकर किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप-छाह गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लग गई। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने से मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञान नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया था। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपनी तीखे चंचू प्रहार कर उसे दंड देने दौड़ता। खरगोश के छोटे और शरीर बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर उठा लेता था और जब वे आंत्र कंदन न करने लग जाते उन्हें अधर में लटकाए रखता था। कभी कभी उनकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कंडवेध संस्कार भी हो जाता था, पर वे भी फिर भी उसे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे। उसके दंड विधान के समान ही उस जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वह सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआछुआल से खेलते रहते। एक दिन उसके अपत्य स्नेह का हमें ऐसा प्रमाण मिला कि हम विस्मित हो गए। कभी कभी खरगोश, कबूतर आदि सांप के लिए आकर्षण बन जाते हैं और यदि जाली के घर में पानी निकलने के लिए बनी नालियों में से कोई खुली रह जाए तो उसका भीतर प्रवेश पा लेना सहज हो जाता है। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली में पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची के स्वर भी इतने तीव्र नहीं निकल सकते थे कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सकते। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेत सर से एक झपट्टे से नीचे आ गया। संभवतः उसने अपनी सहज चेतना से ही समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था तब उस शिशु खरगोश के पास आ गया और रात भर उसे पंख के नीचे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूरों को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ गया। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर क्रम है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीयकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजता, लय ताल रहता था। आगे पीछे, दाएं बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी छंद रहता था। वह नित्य मग्न नीलकंठ के दाहिने ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इसी प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल का परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, वह तो यही बता सकता था। परंतु अचानक एक दिन वह मेरी जाली के घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाया तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई।
प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान सूचक समझकर विस्मय अभिभूत हो उठता था। कई विदेशी स्त्रियों ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उतार कर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब वह जालीधर में इतना अस्थिर हो जाता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। पर जब तक राधा को भी मुक्त ना किया जाए, वह दरवाजे के पास ही उपालब्ध की मुद्रा में खड़ा रहता था। मंजरियों के बीच उसकी नीलाभ झलक संध्या की छाया से सुनहले सरोवर में नीले कदम दलों का श्रम उत्पन्न कर देती थी। हवा से तरंगित अशोक की रक्तिमाभ पत्तों में वह मूंगे के झलक का मरकत से बना चित्र जान पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजलाहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुजन तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उनके तन्मय नृत्य का आरंभ होता था और फिर मेघ जितने अधिक गरजते, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फुलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, ये संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोर से कान में बंधी ऐनक को अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा जैसी ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्र हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लग गई। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने के लिए कैसे कहूँ। सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उस अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसी पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जालीघर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप स्वभाव से भी वह कुब्जा प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोट से मारकर उसे राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु में उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर वह अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। हमने उसे अलग बंद किया तो उसने दाना पानी छोड़ दिया और जाली पर सिर पटक पटक कर घायल कर लिया। इस कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकलकर भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उसे उतारा। एक बार मेरी खिड़की के सेड़ पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा के समान अब भी पंखों की मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था,
पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं आशा करती रहती कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंख में छिपाकर बैठता था। पुकारने पर भी उसने न उठने का संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपनी शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा की चौड़े पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठी। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट कई दिनों कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती। एक दिन वह आम से उतरी ही थी कि कजली, अल्सेशियन कुत्ती, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार कर दिया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसकी कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेत भरा जीवन बचाया ना जा सका। परंतु इन तीनों पक्षियों ने मुझे प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में अब आकाश में मेघाच्छन्न हो जाता है, तब भी कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका की तीव्र से तीव्रतर कर नीलकंठ को बुलाती रहती है। समाप्त।